हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय। तो आज से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। और ये जो टॉपिक है इसको मैं एक एज अ रेवोल्यूशनरी टॉपिक मानता हूँ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि आप सभी को पता है कि मान लो आप कोई कोई भी कंपाउंड आप बना रहे हो, कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप लैब्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेपरेशन करते हैं। या फिर अगर आप किसी भी नेचर से किसी कंपाउंड को आप आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप किसी कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर बनाओगे या उसको आप नेचर से आइसोलेट करोगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड आता है, ठीक है, तो हमारा जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट रहता है और सबसे बड़ी जो एक्टिविटी होती है केमिस्ट के लिए, तो वो रहती है आपके पास कि वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप सभी ने लैब्स के अंदर जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म बनाया हुआ है, या फिर आपने कोई मेडिसिनल कंपाउंड बनाया हुआ है लाइक पैरासीटामोल बनाया हुआ है, या फिर आपने कोई दवाई बना के रखी हुई है। तो इस तरह के जो भी आप कंपाउंड्स बनाते हो, ठीक है, आपने तो वहाँ पे तो आप बहुत आपको पता ही होता है कि हम इस कंपाउंड की सिंथेसिस कर रहे हैं, डेफिनेटली है कि वही बन के आ जाएगा। लेकिन सपोज़ कि अगर हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड बन के आता है, या फिर मैं अगर किसी कंपाउंड को मैं नेचर से आइसोलेट कर रहा हूँ, तो आपके पास उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि हमें कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो है उसको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो बहुत पहले जो हम काम करते थे, ठीक है, जब भी ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास बन के आते थे तो हम क्या करते थे, यूजुअली वहाँ पे हम उस कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन स्टडी करते थे, उसकी डिग्रेडेशन देखते थे, और वेरियस जो केमिकल सिंथेसिस रूट्स होते थे उनके थ्रू जो है हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स जो थे उनको आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन ये जो प्रोसीजर था ना, जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे फिर उसकी डिग्रेडेशन देखेंगे, तो ये जो आपके पास प्रोसीजर होता है सारा का सारा, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इसकी वजह से आपके पास ये जो भी आपका प्रोसीजर होता है ये आपके लिए बहुत बोरिंग्स हो जाता था, ठीक है, और इट बिकम्स वेरी कम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस बोरिंगनेस को दूर करने के लिए हमारे पास एक ब्रांच निकल के आई सामने, ठीक है। और वो उस ब्रांच जो है वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन निकल के आई इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, जिसको जो है हम आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्रांच है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारे पास इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपके पास बहुत सारी वेरियस टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास फिजिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है हम आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो जैसे मान लो कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर जो आपके पास डिटरमाइन करोगे, तो उसके लिए आपके पास जो है कुछ एक प्रोसेसेस रहती हैं, ठीक है। आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, आपको उसका स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई करना है, तो आपको कुछ एक स्टेप्स होंगे, कुछ एक प्रोसेसेस होंगी, उनके थ्रू जो है आपके पास जाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लो कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, तो सबसे पहले आपको तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है दैट इज़ योर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि हम किसी कंपाउंड को नेचर से जो है आपके पास एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा दैट विल बी इट्स प्योरीफिकेशन। अब हमें उस कंपाउंड को क्या करना है, आपके पास उस कंपाउंड को हमें बिल्कुल प्योरीफाई करना है, ठीक है। तो प्योरीफिकेशन होगी। प्योरीफिकेशन जो है आपके पास ये एक सिंगल स्टेप के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, और मल्टी स्टेप्स के अंदर भी हो सकती है। मतलब या तो एक स्टेप में हो जाएगी या फिर हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे हमारे, ताकि हम उसको प्योरीफाई कर सकें। अब इसके बाद जो है हमारे पास दैट नेक्स्ट काम जो हमारा रहेगा आफ्टर एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन, वी हैव टू डिटेक्ट, ठीक है, हमें डिटेक्शन करनी पड़ेगी। और डिटेक्शन के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटेटिव, ठीक है, वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ठीक है। क्या करनी है हमने, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करनी है हमें। और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किसकी करेंगे हम, ये करेंगे हम एलिमेंट्स की, ठीक है। जो जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, हमें उसकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने की, मतलब उनकी कितनी क्वांटिटी जो है आपके पास प्रेजेंट है। तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास दैट विल बी इट्स मोलिकुलर मास। अब हमें निकालना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है आपके पास मोलिकुलर मास कितना होगा। वी हैव टू डिटरमाइन दी मोलिकुलर मास, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन मोलिकुलर मास तो आप निकाल दोगे, और उसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट जो हमारा काम होगा एंड इट्स मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, हमें उसका मोलिकुलर फार्मूला जो है वो निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट काम जो होगा हमारे पास ये वाला रहेगा। अब फाइनली
जब ये सारे के सारी चीज़ें आपने कर दी, एक्सट्रैक्शन कर दी, प्योरीफिकेशन कर दी, आपने क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर दी है एलिमेंट्स की, पहले तो आपने उनको डिटेक्ट करना है, उसके बाद हमने उसकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करनी है कि आपके पास कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका मोलिकुलर मास निकाल दोगे, और जब मोलिकुलर मास निकलेगा तो वहाँ से उसका मोलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा, और फाइनली जो है हम उसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा उस कंपाउंड का, उसको हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक स्टेप्स हैं जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए जाओगे। तो इन सब चीज़ों को ईजी करने के लिए हमारे पास एक ब्रांच निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये हमारे पास एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके थ्रू जो है हम आपके पास आसानी में, ठीक है, आसानी से आप जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो ईजिली आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हमारे पास कुछ एक पीक्स आती हैं इन वेरियस रीजंस जिसको हम देखेंगे, और उसके थ्रू जो है हम आपके पास स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास ना स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ एक टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास होती है सबसे पहले टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड एज योर यूवी विजिबल। फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है दैट इज़ योर कॉल्ड एज योर यूवी विजिबल। यूवी विजिबल का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, आप सभी को पता है यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। एंड दिस इज़ योर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद हमारी जो सेकंड टेक्निक है दैट इज़ योर आईआर। आईआर को हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज योर इंफ्रारेड, दिस इज़ योर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके अलावा हमारे पास जो अनदर टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज योर एनएमआर। एनएमआर जो होती है हमारे पास दिस इज़ योर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, दिस इज़ योर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और इसके बाद हमारे पास एक दो टेक्निक्स और होती हैं लाइक ईएसआर। ईएसआर स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। और फर्दर इसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज योर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, दिस इज़ योर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है उसके अंदर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे आप। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या होती है, देन वी हैव आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड हमारे पास जो हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होगी। इन तीन को हम यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर जो है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्दर हमारे पास और भी टेक्निक्स होती हैं लाइक ईएसआर। ईएसआर से आप थोड़ा बहुत जो है वो आपको वाकिफ़ भी होंगे। मैंने आपके पास कोऑर्डिनेशन में ईएसआर के बारे में आपको बताया था कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ हमारे पास जो कम्प्लेक्स है दैट जो आपके पास कॉपर टेट्रामाइन हमारे पास जो कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ऑल्दो ये टेट्राहेड्रल आना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में ये आपके पास DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स। तो ये जो आपके पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ये आपके पास ESR टेक्निक्स जो है इसके थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं अलॉन्ग विद दी योर XRD, ठीक है। तो देखिए आप बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दीज आर योर टाइप्स, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स आ गया आपके पास, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो मैंने आपको यहीं पे बता दिया ये चीज़, अदरवाइज़ मैं आपको अलग से बताता इनके बारे में, ठीक है। तो ये मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ, दिस आर योर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहली कौन सी होगी हमारे पास, दिस इज़ अवर फर्स्ट, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंड हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड होगी मेरे पास हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तीन तो आपने सिलेबस के अंदर जो है वो अपने पढ़नी है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ESR होती है, मास होती है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए जो आपकी पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी है विच इज़ कॉल्ड एज यूवी विजिबल, ठीक है। यूवी विजिबल को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, दिस इज़ योर अल्ट्रा वायलेट, इसको हम यूवी बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट एंड योर विजिबल, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट विजिबल जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है ना कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेडिएशंस होंगी, आपने क्या ध्यान रखना है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है, उसके बाद मैं इसके टाइप्स की ओर आता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या होती है, दिस इज़ योर इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर,
ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास एक ब्रांच होती है हमारे पास साइंस की, विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। ठीक है। तो जो आपका मैटर होगा, मैटर कैन बी योर एनी एटम, या फिर कोई मोलिक्यूल हो सकता है, या आपके आयंस हो सकते हैं। ठीक है। तो मैटर के साथ आपके पास किसकी इंटरेक्शन हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी उनकी जो इंटरेक्शन होगी मैटर के साथ, हम उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शन स्टडी करोगे मैटर के साथ, तो आपने ध्यान में रखना है कि जब जब भी आपके पास इस तरह की इंटरेक्शंस होंगी, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट चेंजेस जो है आपके पास मैटर के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चेंजेस की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर के ऊपर, सपोज कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, और ये मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास लाइट होगी इस तरह से। ठीक है। लाइट आपके पास प्रोपिगेट करेगी, और आपके पास इस तरह से जो है वो आपके पास इंटरेक्ट करेगी इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मतलब मान लो कि यहाँ पे आपके पास लाइट हम स्ट्राइक करवा रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे लाइट लेके आया और इसको मैंने स्ट्राइक करवा दिया इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये जो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, जब आप लाइट लेके आए, तो सपोज अब देखिए, जब आप लाइट जो है किसी भी मैटर के ऊपर आप थ्रो करोगे, ठीक है, तो जब आपकी लाइट आ रही है तो डेफिनेटली उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी स्टार्टिंग में। ठीक है। मान लो कि इसकी इंटेंसिटी है मेरे पास I1। ठीक है। जब मैंने लाइट फेंकी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इसकी इंटेंसिटी है इस टाइम पे I1। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ने आपके पास ये जो लाइट आपके पास एब्जॉर्ब की, ठीक है, इसने इंटरेक्ट किया इसके साथ, मान लो जिस भी तरह से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। तो इंटरेक्शन के बाद आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली ये जो इंटेंसिटी है I1, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास ये जो लाइट की इंटेंसिटी है, अगर एज सच जो है आपके पास दोबारा से वापस आ जाए, तो इसका मतलब कि जो आपके पास लाइट थी उसने इस मैटर के साथ कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके पास चेंज जरूर देखने को मिलेगा इन दी इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी आप थ्रो करने जा रहे हैं मैटर के ऊपर। ठीक है। तो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसी आपके पास इंटेंसिटी को मेज़र करेगा, जो आपके पास वेरिएशन होगी उस इंटेंसिटी के अंदर। और वो इंटेंसिटी किसकी है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। ठीक है। तो आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, बिल्कुल, कि मान लो कि जब भी मैं आपके पास किसी भी लाइट को थ्रो कर रहा हूँ किसी भी मैटर के ऊपर, तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी उस लाइट की, ठीक है, जो इंटेंसिटी होगी हमारे पास जिस लाइट को मैं थ्रो करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो जब भी इंट्रैक्शन होगी उस लाइट की विद दैट ऑफ मैटर, तो हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट में देखने को मिलेंगे, जिसको जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज में डिफरेंट डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, तो वो उस इंटेंसिटी को आपके पास मेज़र कर देगा। ठीक है। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर्स। ठीक है। दे आर कॉल्ड एज योर स्पेक्ट्रोमीटर्स। ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर्स। तो स्पेक्ट्रोमीटर्स आपके पास क्या होते हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे विच इज़ यूज टू मेजर द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ध्यान में रखना है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे विच इज़ यूज टू मेजर द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर्स। ठीक है। तो देखिए, अब आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर तो आपके पास मेजर कर रहा है कि आपके पास कितना जो आपके पास जो है वो वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अब आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, वो जो आपके पास चेंज होगा इंटेंसिटी के अंदर आपके पास, उसको वो एक ग्राफ की फॉर्म में जो है वो आपके पास एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, जो आपके पास चेंज हो रहा है इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर, उसको वो एक ग्राफ की फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है आपके पास, ये जो ग्राफ होगा, तो इसमें जो हम क्या करेंगे, हम जो चेंज इन इंटेंसिटी होगा उसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है। अगेंस्ट द वेवलेंथ या फिर आपके पास फ्रिक्वेंसी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके पास चेंज होगा इन द इंटेंसिटी, ठीक है, चेंज इन इंटेंसिटी, इसको हम प्लॉट करेंगे वर्सेस आपके पास या तो वेवलेंथ होगी या फिर आपके पास फ्रिक्वेंसी होगी आपके पास। ठीक है। दिस इज़ योर फ्रिक्वेंसी। ठीक है। ऑफ दी, और ये किसकी होगी, ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसकी होगी आपके पास ये। ठीक है। तो अब देखिए ना कि ये जो आपके पास ग्राफ बनेंगे ना, जो कि आपके पास ये जो वेरिएशन शो करते हैं इन दी इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। तो इसको हम आपके पास बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, दीज आर कॉल्ड एज योर स्पेक्ट्रम। ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या हुआ, जब भी मैं स्पेक्ट्रम वर्ड बोलूँगा दैट मीन्स कि आपके पास जो चेंज हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, उसको हम प्लॉट कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है।
और ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आपके पास कि जो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है मैटर का, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, विद दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या हुआ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद दैट ऑफ द मैटर। ठीक है, तो अब आया आपके पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, इन 3 के बारे में बात करूँगा। तो देखिए पहला टाइप क्या आपके पास, यूवी विजिबल। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या होता है, देखिए अब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास। तो टाइप्स में जाने से पहले मैं आपको एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको और इजी हो जाए समझने के लिए। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, अब आपके पास ये वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, ये एक आपके पास अरेंजमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी सारी की सारी, ठीक है, उसको हम अरेंज कर देंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ते क्रम में हम उसको अरेंज करेंगे, या फिर अगर वेवलेंथ बढ़ेगी आपके पास तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है आपके पास कम हो जाती है, आपको पता है। देखिए आप सभी को पता है कि वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ठीक है, तो वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इट मीन्स हमने क्या किया है कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको मैंने अरेंज कर दिया हुआ है इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और आप बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो जो भी आपके पास डिफरेंट तरह की हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तो उसको हम इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपके पास अरेंज करेंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसके अंदर हमारे पास, तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख दिया ऑलरेडी। तो फ्रिक्वेंसी आपके पास कम होगी और वेवलेंथ जो है आपके पास वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा और जो आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है, उसका हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और फ्रिक्वेंसी का आपके पास क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, जो आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो हमारे पास रेज हैं वो होती हैं आपके पास कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज। ठीक है, कॉस्मिक रेज एंड हमारी जो गामा रेज होती है, तो ये ध्यान में रखना है आपने। आप सभी को पता है ना गामा रेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हल्क के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो हल्क आप सभी ने देखा ही होगा, तो हल्क गामा रेज से रिलेट करते हैं हम उसको, तो वहीं से याद रखना हल्क के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा कि गामा रेज जो होती है हमारे पास उनकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये मैंने आपकी एरो जो है मैंने गलत लगा दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इस तरफ को होगा और वेवलेंथ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इस तरफ को होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज कौन सी हुई मेरे पास, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेज होती हैं आपके पास कॉस्मिक एंड गामा रेज। ठीक है, तो आप सभी ने सुना होगा कि गामा रेज जो होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत हाई होती है कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उनसे ज़्यादा पेनिट्रेशन उनसे ज़्यादा जो है इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है, मतलब काफ़ी अंदर तक जो आपकी भी रेज जो है वो एंटर कर सकती हैं ये। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली रेज हैं आपके पास गामा रेज। तो मैंने आपको बता दिया कि याद रखने के लिए आपके पास बहुत सिंपल एग्जांपल है, हल्क को याद रखना आप लोग बिल्कुल। ठीक है, हल्क जो है आपके पास गामा रेज के थ्रू बना था, तो डेफिनेटली आप सभी ने मूवीज़ के अंदर देखा ही होगा, अवेंजर सीरीज़ के अंदर। तो वहाँ पे हल्का आप सबने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली तभी कर सकता है अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी भी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो हल्क के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेज आती हैं दैट इज़ कॉस्मिक गामा रेज के बाद जो हमारी नेक्स्ट रेज है, तो इससे भी आप सभी बहुत अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं। दिस इज़ योर एक्स रे। ठीक है, एक्स रेज जो है हमारे पास सेकंड जो रेज आएंगे हमारे पास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या फिर आप डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑर्डर के अंदर अगर मैं बोल लूँ तो सेकंड रेज है मेरे पास एक्स रेज। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप की रेज होंगी नेक्स्ट जो हमारी आएंगी दैट विल बी योर यूवी रेज। ठीक है, दैट नेक्स्ट इज़ अवर यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज आप सभी को पता ही है कि ये जो आपके पास ये जो रेज़ होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो हमारे पास जो हमारी ओजोन लेयर है इन रेज़ से हमारी जो है वो आपके पास आपकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो यूवी रेज़ के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा रीज़न आता है तो वो वाला रीज़न होता है जिसके अंदर जो है हम देख सकते हैं। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना मेरे पास गामा रेज़ की, ठीक है, गामा रेज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है मेरे पास ये होती है आपके पास समवेयर अराउंड 10⁻20 तक होती है हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रीज़न लगा रहा हूँ, दिस इज़ समवेयर अराउंड 10⁻20।
ठीक है। तो वेवलेंथ सबसे कम होगी इन रेस की, तो ये होती है आपके पास ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ तक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम वेवलेंथ होती है आपके पास इन रेस की। और नेक्स्ट जो हमारी रेज आई दैट इज़ योर एक्स रेज। तो जो आपकी एक्स रेज होती हैं, ठीक है, ये वाली रेज हमारे पास अराउंड 10⁻² से लेके, ठीक है, अराउंड 10⁻² से लेके आपके पास समवेयर अराउंड ये हमारे पास 10 नैनोमीटर तक जो है आपके पास उस रेंज के अंदर ये लाई करती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास दिस इज़ योर 10 नैनोमीटर। ठीक है, तो एक्सरे के बारे में भी आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, एक्सरे वगैरह आप सभी ने सुना ही हुआ है, हमारे पास हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं। तो दिस इज़ योर एक्सरेज। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी समवेयर अराउंड 10⁻19 से लेके 10⁻17 के आसपास तक इनकी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये भी बहुत एनर्जेटिकली रेज हैं आपके पास। तो एक्सरे वगैरह तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया दैट इज़ योर यूवी रेज। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट रेज दैट इज़ योर अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इनका जो रीज़न है हमारे पास तो दिस इज़ समवेयर 100 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ 100 नैनोमीटर, दिस इज़ योर 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप बुक से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेन जो है आपके पास, आपको पता है यूवी रेज़ के बाद जो हमारे पास जो रीज़न होता है यूवी रेज़ के बाद, तो हमारे पास जो है यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट हमारी जो रीज़न आता है, ठीक है, दैट इज़ योर विजिबल रीज़न। तो इस रीज़न को मैं आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सपोज ये है मेरे पास, मान लो ये मेरा विजिबल रीज़न है। ठीक है, दिस इज़ योर विजिबल रीज़न। तो आप सभी को पता है ना कि विजिबल जो हम कलर्स देख पाते हैं वो इसी रीज़न के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर, चलो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, दिस इज़ योर विजिबल लाइट। ठीक है, दिस इज़ योर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर आपके पास आप सभी को पता ही है दिस इज़ योर विब ग्योर। ठीक है, दिस इज़ योर विब ग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये जो हमारा रीज़न होता है, दिस रीज़न लाइज अराउंड 400 to 800 नैनोमीटर। ठीक है, ये रीज़न हमारे पास 400 to 800 नैनोमीटर होता है हमारे पास। और जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वैक्यूम रीज़न होते हैं हमारे पास, नियर यूवी रीज़न भी हम उनको बोलते हैं, नियर यूवी रीज़न भी होते हैं हमारे पास, और फार आई यूवी रीज़न होते हैं हमारे पास। तो देखिए यूवी रीज़न आपने ध्यान रखना है, अराउंड 200 से लेके जो 400 नैनोमीटर का जो रीज़न होता है वो आपके पास प्योर यूवी रीज़न है। इसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, तो यूवी रीज़न के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेज आ गई वो आपके पास होगी विजिबल रीज़न के अंदर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रेज आती हैं, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक जो सॉरी अब हमारे पास क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है सभी रेज की, और फ्रिक्वेंसी जो आपके पास ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारी रेज होगी दैट विल बी योर आई आर रेज। ठीक है, नेक्स्ट रेज होती है हमारे पास आई आर रेज। आई आर रेज के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रेज आती हैं दैट विल बी योर माइक्रो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स भी आप सभी ने देखे ही होंगे घरों में। ठीक है, घरों में देखे होंगे या फिर आपने कहीं कैफेटेरिया कैंटीन्स वगैरह में देखे होंगे आपने माइक्रोवेव्स। और इनके अलावा जो हमारी जो लास्ट में यहाँ पे रेज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज योर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपके पास वेवलेंथ किन रेज की होगी, दैट इज़ योर रेडियो वेव्स। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है हमारे पास रेडियो वेव्स की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है हमारे पास गामा रेज की। और सबसे एनर्जेटिक रेज कौन सी होगी, गामा रेज। सबसे कम एनर्जेटिक रेडियो वेव्स आपकी। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास इनकी अराउंड 10⁻10 तक पहुंच जाती है। ठीक है, और ये आपका माइक्रोवेव रीजन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास फ्रिक्वेंसीज़ की, तो दिस इज़ समवेयर अराउंड यहाँ पे 10⁻13 होगा। ठीक है, दिस इज़ योर 10⁻13। और आई आर के बाद हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा फार इंफ्रारेड होता है हमारे पास। तो सिमिलरली इस तरह से चलता रहेगा। तो माइक्रोवेव्स जो है उसके पास अराउंड दिस इज़ योर 10⁻11। ठीक है, और ये 10⁻10 ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है आपकी कम होती जा रही है। सिमिलरली हमारे पास जैसे एक्स रेज 10⁻17 है। तो मैं आपके पास एक कंप्लीट जो पूरा स्पेक्ट्रम है इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आपके पास यहाँ पे जो हमारा रीज़न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बुक से जो है इस स्पेक्ट्रम को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने फिलहाल के लिए इस स्पेक्ट्रम में आपने क्या ध्यान रखना है, हमने क्या किया हुआ है, हमने जो भी आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है,
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं आपके पास, जिनको आपके पास कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपिगेट होने के लिए, ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं और ये स्पेस में ट्रैवल करती हैं, वैक्यूम्स के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं आपके पास ये। तो कॉस्मिक रेज, इसके स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास क्या हुआ, हमने डिफरेंट वे जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यूज़ ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आपके पास जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो आपके पास ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स की, ठीक है। तो टाइप्स में फिर पहला जो टाइप था दैट इज़ योर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमारे पास क्या करेगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी। वो कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी आपके पास, इट विल एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन दी यूवी एंड विजिबल रीजन, ठीक है। वो इस रीजन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ से बन के आएगी, जब इंटरेक्शन होगी इस रेस की यूवी विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास विद द एट ऑफ मैटर, उसको हम बोलते हैं आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली हमारे पास सेकंड टाइप क्या है आपके पास, दैट इज़ योर आईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो आईआर रीजन के अंदर होगा। सिमिलरली, ठीक है, हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर। तो एनएमआर में हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके पास एब्जॉर्ब होंगी और वो कहाँ पे होगी, वो होती हैं आपके पास रेडियो वेव रीजन के अंदर। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि रेडियो वेव रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी। और कौन इसको एब्जॉर्ब करेगा, दे विल बी एब्जॉर्ब बाई सम स्पिनिंग न्यूक्लियाई, जो आपके न्यूक्लियस होते हैं ना, ठीक है, न्यूक्लियाई जो आपके पास होंगे वो आपके पास जो है इन वेव्स को जो है आपके पास इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और करेंगे कब, जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं। तो इसको लेटर ऑन जब भी आपके पास ये टॉपिक आएगा वहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो ये तो बात हुई हमारे पास कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे हैं ना, इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, हमारे पास क्या एडवांटेजेस रहेंगे हमारे पास। तो देखिए, मैं ज़्यादा आपको डिटेल में ज़्यादा इसमें टॉपिक में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, तो मैं आपको जस्ट हल्की सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, सो दैट उसके बाद जो है हम आपके पास जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उसकी ओर जो हम जा सके। तो देखिए एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे। पहली चीज़ कि आपके पास जो टाइम होता है ना वो बहुत ही कम लगता है। तो आपके जो पुराने टेक्निक मेथड थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, तो हम बोर हो जाते थे उनको करते करते। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास टाइम जो है आपके पास बहुत कम लगेगा। और सेकंड थिंग, जो आपके पास रिकॉर्ड है, जो कि हम स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब जो कि आपके पास ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ग्राफ होंगे आपके पास वो परमानेंटली रिकॉर्ड रहेंगे, ठीक है। आपके पास जो ग्राफ होंगे वो परमानेंटली आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो जो जो भी आपके पास ग्राफ आसानी से, ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज़ आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई होगी तो आप उसको आसानी से सेव करके रख सकते हैं। तो आप जब भी आप देखना चाहो तो आप उनको देख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर आप मान लो कोई भी आप स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्पेक्ट्रा आपके पास जब मर्जी आप स्टडी करो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज रहा है कि पहली चीज़ कि हमारे पास टाइम बहुत कम लगता है और हमारे पास जो रिकॉर्ड होते हैं वो परमानेंट होते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे ना आपको जो सैंपल चाहिए ना, सैंपल वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी चल पड़ता है, ठीक है। इवन 1 मिलीग्राम जो है आपके पास, मिलीग्राम, ठीक है, इतना सैंपल भी हो ना, इवन माइक्रोग्राम तक भी अगर आपका सैंपल हो तो वो भी आपके पास जो स्पेक्ट्रा है वो उस पूरे कंपाउंड का वो दे देगा आपके पास। तो ऐसा नहीं है ना कि आपको ग्राम में आपके पास कोई कंपाउंड चाहिए, आपको जस्ट थोड़ा सा उसका पोर्शन चाहिए, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मिलीग्राम्स। वहाँ से आपके पास इजीली आप जो उसका स्पेक्ट्रा होगा उस कंपाउंड का, ताकि आप उसका स्ट्रक्चर रिकॉर्ड कर सकोगे वहाँ से इजीली, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास ये जो टेक्निक होती है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। दिस टेक्निक इज़ वेरी सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव होती है और हम इजीली इसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं, ठीक है, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आसानी से, ताकि ये आपके पास जो स्ट्रक्चर देगी हमारे पास कंपाउंड का वो बिल्कुल ही सही देगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो आपके पास शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स होते हैं ना आपके पास, जो थोड़ी बिल्कुल ही छोटे से टाइम के लिए जो आपके पास निकल के आते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपके पास ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो है वो आपके पास यूज़ की जाती है, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में आपके पास वो ये रहता है कि जो आपका सैंपल होता है ना, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मास जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है, जो आपकी मास टेक्निक है हमारे पास दैट इज़ योर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस टेक्निक को छोड़ के हमारे पास जो बाकी टेक्निक्स होती हैं ना उसके अंदर जो आपका सैंपल होता है, जो भी आपने कंपाउंड लिया होगा, तो यूजुअली वो अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब आप जो भी कंपाउंड ले रहे हो
आप उसको लास्ट में जो है आपके पास आसानी से उस कंपाउंड को आप रिकवर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक है एक ऐसी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर जो आपका जो भी आपने सैंपल लिया होगा वो आपके पास थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर हमें मास मेज़र करना होता है। तो वहाँ पे आपके पास जो अभी आपका सैंपल होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है। वो डिसइंटीग्रेट करके आपके पास अलग अलग जो है आपके पास वो हमारे पास फ्रेगमेंट बनाता है, जहाँ से हम मासेस जो है वो उनके मेज़र करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास मास जो है आपका सैंपल जो है वो टूट जाएगा, लेकिन बाकी टेक्निक्स के अंदर आपका जो सैंपल होगा वो ऐसा जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग की ओर। तो हमारी जो अगली टॉपिक जो रहेगा हमारे पास वो यहाँ पे रहेगा आपके पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज़ है, ठीक है। कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। तो आप सभी को पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है, सभी पढ़ते ही आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए आपके पास कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है हमारे पास। और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में जो है आपके पास प्रोपिगेट करती हैं स्पेस में, वेव्स की फॉर्म में आपके पास ये ट्रैवल करती हैं, और इनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एसोसिएट होती है। तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे किस तरह से एसोसिएट होगी। तो मान लो कि मेरे पास जो है आपकी वेव जो है वो इस तरह से प्रोपिगेट कर रही है, ठीक है। दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। दिस इज़ योर डायरेक्शन दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ठीक है। तो आपकी जो डायरेक्शन है वेव की प्रोपिगेशन की वो इस तरह से है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास होती है, और दोनों की दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुई, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इस तरफ को आपके पास इसकी डायरेक्शन है प्रोपिगेशन की, तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो दिस इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके अंदर आपके पास क्या होती है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी इनके अंदर, साथ में यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपके पास एक प्लेन के अंदर आपके पास वेव जो है वो प्रोपिगेट हो रही है ना, ठीक है। तो आपको पता है ये वेव्स तो हमारे पास इस तरह से चलती हैं, ठीक है, इन फॉर्म्स ऑफ साइन वेव्स को साइन वेव्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मान लो ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, ये आपका पेपर एक प्लेन है, यहाँ पे आपके पास वेव जो है बिल्कुल इसी तरह से चली हुई है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसका परपेंडिकुलर किस तरह से होगा, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ को, और उसके बाद बिल्कुल नीचे की तरफ को। इसका परपेंडिकुलर मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास कौन सी वेव्स होंगी, वहाँ से आप वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन वेव्स के साथ जो है वो आपके पास जनरेट होगी। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। दिस इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ये चीज़, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक वेव इस तरह से है, ठीक है, मान लो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है वेव्स की, तो आपके पास मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से किस तरह से हो रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ऐसे चली हुई है, ठीक है। इस तरह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अलॉन्ग दी, यहाँ पे ऊपर को फिर नीचे, इस तरह से जैसे आपकी वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से जा रही है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ को होगी, ठीक है। यहाँ से इस पेन के बिल्कुल ऊपर की तरफ को होगी एंड इसके नीचे की तरफ को होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि आपके पास जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वो किस तरह से होंगी। तो ये दोनों की दोनों जो होंगी आपके पास वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास कुछ एक टर्म्स होती हैं ना, जो अभी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसकी हमारे पास कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहली जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज़ योर वेवलेंथ, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की दैट इज़ योर वेवलेंथ, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास जब भी कोई वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है इस तरह से, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से ही होगी आपकी वेव, ये है आपके पास कोई वेव, ठीक है। तो सपोज दिस इज़ योर वेव, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है आपके पास, दिस इज़ कॉल्ड एज योर
ये हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास होता है, ये जो डिस्टेंस है इतनी, जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो हमारे पास होते हैं इनको हम ट्रफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ आपके पास क्या होता है कि हमारे पास ये डिस्टेंस होती है, जो हमारे जो एडजेसेंट क्रेस्ट्स होते हैं हमारे पास, दिस इज़ योर क्रेस्ट्स। ठीक है, और ये जो होते हैं हमारे पास, इनको हम ट्रफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एडजेसेंट ट्रफ्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट ट्रफ्स कौन से हुए, ये वाले हुए, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर आप क्रेस्ट की डिस्टेंस ले लो, ये वाली, तो इसको जो हम आपके पास क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर वेवलेंथ। ये हमारे पास वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई लैम्डा, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। ठीक है, या फिर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है आपके पास, दिस इज योर 10⁻⁹ मीटर, और एक एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है आपके पास 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉन ही आपके पास रिप्रेजेंटेशन देखने को ज़्यादा मिलेगी। अब जो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो है हमारे पास वेव नंबर। ठीक है, दैट इज़ अवर वेव नंबर। और वेव नंबर को जो है, वेव नंबर से पहले सॉरी एक फ्रिक्वेंसी छूट गई है हमारे पास। ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम वेव नंबर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फ्रिक्वेंसी करा देता हूँ आपके पास, फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारे पास, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल न्यू। ठीक है, न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास मान लो कि आपके पास कोई एक पॉइंट है, उसके अक्रॉस हमारे पास जो है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जो है वो पास करती हैं। ठीक है, 1 सेकंड में इस वेव्स, इस पॉइंट के अंदर जो है आपके पास इसके थ्रू कितनी वेव्स पास करके जाएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं द नंबर ऑफ वेव्स विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको हम आपके पास फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, और इसको हम म्यू से जो है आपके पास न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो इसके यूनिट होते हैं हमारे पास, दैट इज़ योर हर्ट्स। ठीक है, इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, हर्ट्स होते हैं। तो आप सभी को पता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो हमें क्या निकालना है, न्यू निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी जो है आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी को जो है हम या तो आपके पास साइकिल पर सेकंड की फॉर्म में जो है आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं, साइकिल्स पर सेकंड, या फिर इन फॉर्म्स ऑफ हर्ट्स। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज योर वेव नंबर। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई न्यू बार। ठीक है, न्यू के ऊपर इस तरह से बार। तो वेव नंबर आपके पास क्या होता है, दिस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब आपके पास वेवलेंथ का उल्टा जो होता है हमारे पास, उसको हम आपके पास वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने निकाला वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से वेवलेंथ जो है मेरे पास, दिस विल बी योर सी अपॉन न्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा सारा का सारा, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ से मेरे पास 1/λ कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू न्यू ओवर सी। सो दिस इज इक्वल टू न्यू ओवर सी। ठीक है, और सी क्या है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ लाइट। सभी को इसकी वैल्यू पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट क्या हुआ है हमारे पास वेव नंबर की, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ योर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को अगर मैं मीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, पर मीटर। ठीक है, दिस इज मीटर इनवर्स 1। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है। और लास्ट में हमारे पास एनर्जी होती है, तो ये भी तो आप सभी को पता ही है कि एनर्जी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, और न्यू मैंने निकाला सी ओवर लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो दिस इज एच सी ओवर लैम्डा, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी जो होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। ठीक है, मैंने आपको बताया कॉस्मिक और गामा रेज जो होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी वेवलेंथ जो है आपके पास बहुत कम होती है। अब हम जल्दी से चलते हैं, हमारे पास दो तरह की जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारे पास। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज। तो हमारे पास दो तरह की आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपीज हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज, तो दो तरह की ये हो सकती हैं। पहली जो है हमारे पास दैट इज़ योर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सेकंड जो है हमारे पास दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो दो तरह की होगी, वन इज़ योर एमिशन, अदर इज़ योर एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई सैंपल है। ठीक है, सपोज़ कि मैंने इस तरह से एक सैंपल बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इसके ऊपर फॉल करवा रहा हूँ। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल होगी। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है कि मान लो कि मेरे पास जो है ये इसकी एनर्जी हो गई, यहाँ से लाइट आ रही है हमारे पास, जब वो सैंपल के ऊपर जो है वो स्ट्राइक हुई तो हो सकता है कि वो सैंपल से बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर चली जाए, सारी की सारी लाइट जो है वो आपके पास यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, ये सैंपल कुछ भी लाइट जो है अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कुछ एक ऐसी कंडीशंस होंगी जिनके जो कि आपके पास होनी चाहिए सो दैट कि आपके पास जो भी सैंपल होगा वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो इसके बारे में तो हम जो भी सिलेक्शन रूल्स होते हैं इसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए मान के चलो कि आपके पास कोई सैंपल है, उसके ऊपर आपने लाइट थ्रो की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस सैंपल ने कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है, उसने क्या किया, सारे के सारे को रिफ्लेक्ट कर दिया वहीं से, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि सारा का सारा आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि आपके पास जो है कुछ पार्ट जो है उस लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन कुछ पार्ट जो है सैंपल ने कुछ पार्ट जो है उसका एब्जॉर्ब कर लिया। मान लो कि यहाँ से जो लाइट आई कुछ जो है इसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये भी है कि ये जो लाइट है आपके पास, ये कुछ पार्ट जो है इसने एब्जॉर्ब किया और कुछ पार्ट जो है यहाँ से इसने ट्रांसमिट कर दिया इस तरह से। दिस इज़ योर ट्रांसमिट, ठीक है, दिस इज़ योर ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। आपने लाइट थ्रो की एक सैंपल के ऊपर, उसने कुछ पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट कर दिया यहाँ से, कुछ को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को उसने ट्रांसमिट कर दिया, और कुछ एक पार्ट जो है उसने उसको यहाँ से क्या किया, उसने उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से स्कैटर कर दिया इसको। तो दिस इज़ योर स्कैटरिंग, ठीक है। तो स्कैटरिंग हो सकती है या ट्रांसमिशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा, और साथ में आपके पास यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये तो हुआ कि आपके पास जो है जब हम सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकेंगे तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, अगर मैं उसको जो है आपके पास उसके ऊपर अगर मैं इंटेंस हीट जो है वो सब्जेक्ट करता हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा हीट उसको देता हूँ या फिर उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, और अब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे, हाई स्टेट के अंदर। तो दिस इज़ योर ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और दिस इज़ योर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है मैंने, ठीक है, कैसी एनर्जी दी मैंने, बहुत ज़्यादा दी है, तो ये वर्ड ध्यान रखना, इंटेंस हीट दी है मैंने उसको या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और हाई एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा आपके पास, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्साइटेशन होगी। ये एक्साइटेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट के अंदर चले गए, जिनको हम एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जब हाई एनर्जी होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर, इसके पास यहाँ पे हाई एनर्जी है तो अनस्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा देर तो यहाँ पे टिकेगा नहीं बिल्कुल भी ये, ठीक है। तो क्या करेगा, उसके बाद ये आपके पास स्टेबल होने के लिए वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो जब ये आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आएगा आपके पास, ठीक है। तो जब ये वापस आएगा आपके पास तो ये क्या करेगा आपके पास, तो जब वापस आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपके पास, जो इसने आपके पास एनर्जी अब्जॉर्ब की हुई होगी, ठीक है, उसको वो एमिट कर देगा। तो एमिट करता है इन फॉर्म्स ऑफ लाइट या फिर आपके पास इन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस उसको एमिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि एक्साइटेशन हुई इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद आपके पास अनस्टेबल होगा, तो क्या करेगा, एकदम से विद इन सेकेंड्स आपके पास या तो जो लोअर एक्साइटेड स्टेट्स होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट्स होती है देखो इस तरह से, ठीक है। तो जुरिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया आपके पास, मान लो हाई एक्साइटेड स्टेट तो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास अनस्टेबल होगा, क्या करेगा, एकदम से आपके पास लोअर एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब और स्टेबल होने के लिए आपके पास डेफिनेटली इसको ग्राउंड स्टेट में आना है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में जब ये आपके पास आएगा तो जो इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की हुई है उसको क्या करेगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एनर्जी को आपके पास एमिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है, दिस इज़ योर ग्राउंड स्टेट। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की हुई है इसको ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इस एनर्जी को आप बाहर निकाल देगा अब ये। तो अब ये जो इसने लाइट एमिट की, ठीक है, ये जो आपके पास इसने जो आपके पास रेडिएशन एमिट की, ठीक है, ये आ गया आपके पास रेडिएशन एमिटेड। तो अगर मैं इस एमिटेड रेडिएशन को जो इसने एमिट की, अगर मैं इसको पास करता हूँ किसी प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, सपोज अगर मैं इसको पास करूँ, ठीक है, इफ़ आई एम पासिस इट थ्रू, ठीक है, आई एम पासिंग इट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइट को आपके पास
जो इलेक्ट्रॉन ने एमिट की है जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, अगर मैं उसको किसी प्रिज्म के थ्रू पास करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। और उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज योर एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एक स्पेक्ट्रम बन के आएगा जिसको हम बोलते हैं आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम। नाम ही बता रहा है, एमिशन मतलब एमिट हुआ, ठीक है, बाहर निकाला हमने, ठीक है। तो एमिटेड जो लाइट आपके पास एमिट हुई, एमिट लाइट तभी होगी ना जब आपके पास एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ग्राउंड स्टेट में तो कुछ भी एमिट नहीं करेगा, जब कुछ एब्जॉर्ब करेगा तभी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी उसके पास, तो उसको स्टेबल होने के लिए ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। तो जो उसने लाइट एब्जॉर्ब की होगी उसको वो आपके पास एमिट कर देगा, ठीक है। तो उस लाइट को जो एमिट की उसको मैंने प्रिज्म से पास किया और एक स्पेक्ट्रम मेरे पास निकल के आया जिसको हम बोलते हैं आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास एक डार्क जैसा मेरे पास बैकग्राउंड होगा एटम का, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक बिल्कुल ही डार्क बैकग्राउंड है एटम्स का सारा, ठीक है। वहाँ पे मेरे पास जो है आपको ब्राइट लाइंस जो है वो देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी वहाँ पे आपके पास, आपको इस तरह से वहाँ पे कुछ ब्राइट लाइंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लो कि आपके पास ये होगी आपके पास ब्राइट लाइंस, बाकी ये सारा का सारा आपके पास क्या है, दिस इज योर डार्क, ठीक है। ये आपका सारा का सारा डार्क है ये वाला पोर्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डार्क पोर्शन जो होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे ये ब्राइट लाइंस जो है वो आपके पास नज़र आ रही हैं। इसको हम क्या बोलेंगे हम, तो ये ब्राइट लाइंस होगी, इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ, दिस इज योर इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब सिमिलरली हमारा जो सेकंड स्पेक्ट्रम होता है दैट इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है हमारे पास। तो देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होगा, नाम ही बता रहा है एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो आपके पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया यही आपके पास एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करेंगे किसी भी हम सैंपल के सैंपल से थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो कुछ फ्रैक्शन जो है इसका लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी लाइट जो है यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके पास, और जो बच जाती है आपके पास, अगर मान लो स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो जो बच जाती है वो आपके पास ट्रांसमिट हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो जब जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी आपके पास, ठीक है, जो मान लो कि मैंने क्या कहा मेरे पास ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो ये है आपके पास, मान लो दिस इज़ योर ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ योर ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने क्या किया, इसने आपके पास, हमने यहाँ से लाइट दी, इसने कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, कुछ लाइट जो है इसने एब्जॉर्ब कर ली, और जो बाकी बच गई उसने इसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया क्योंकि इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, खुद एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, ठीक है। तो जितनी इसने एब्जॉर्ब करनी थी वो कर ली है, जो बच गई है आपके पास उसने इसको क्या किया, उसने इसको ट्रांसमिट कर दिया। जो हमारी लाइट है वो आपके पास ट्रांसमिट होगी यहाँ से, ठीक है, योर लाइट इज़ ट्रांसमिटेड। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन चला गया अब आपके पास एक्साइटेड स्टेट में। ऐसे ही हुआ, इलेक्ट्रॉन जब आपका यहाँ पहुँच गया लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है। और साथ में हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया, हमारे पास यहाँ से जो लाइट उसने ट्रांसमिट की वो निकल के आ गई, वी हैव ट्रांसमिटेड लाइट आउट हेयर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, अब इस लाइट को मैं आपके पास प्रिज्म के थ्रू पास करूँगा, ठीक है। अब मैं इस लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कर दूंगा। तो जब मैं प्रिज्म के थ्रू पास करूँगा तो मेरे पास एक स्पेक्ट्रम बन के आएगा, और उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं आपके पास दैट इज़ कॉल्ड एज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस विल बी योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो हमारा जो स्पेक्ट्रम बन के आएगा उसको हम बोलते हैं आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुछ हमारे पास जो है वो डार्क लाइंस जो है आपके पास देखने को मिलेगी, या कुछ एक बैंड्स जो है हमारे पास देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास ऐसा रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरे पास आपके पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे आपके पास जो है कुछ एक आपको डार्क लाइंस जो है वो इस तरह से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ना कुछ डार्क लाइंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं आपके पास दिस इज़ कॉल्ड एज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे और वहाँ से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बन के आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए आपने क्या, अब देखिए अब आपने क्या ध्यान में रखना है कि
हमें क्या मेजर करना है, हमें तो स्ट्रक्चर निकालने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको निकालने के लिए जो है हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज़ अवर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके लिए जो हमारे पास यूजफुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो आपकी टेक्निक होगी, दैट विल बी योर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो हम एब्जॉर्प्शन स्टडी कर रहे हैं, जहाँ से हम ट्रांसमिटेड लाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो लाइट आपके पास ट्रांसमिट हुई वो कितनी हुई, ठीक है। तो वो जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे, वी विल फाइंड आउट इन अवर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो दिस इज़ यूजफुल। तो ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रक्चर है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो आपके पास जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। वी विल नॉट यूज़ अवर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम इसका यूज़ करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई वी विल यूज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका जो हम यूज़ करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दिस इज़ यूज्ड ओनली फॉर स्टडी ऑफ एटम्स। अगर आपको एटम्स वगैरह की स्टडी करनी है तो वहाँ पे जो है हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर निकालने हैं, तो इसके लिए हम इस टेक्निक का ही यूज़ करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम बहुत ज़्यादा हीट जो है वो आपके पास यूज़ करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है उसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो जब आप बहुत ज़्यादा हाई हीट दोगे ना आपके पास, तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बचेगा ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपके पास बिल्कुल ही, जब आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर इज़ हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे आपके पास क्या होगा, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके पास, इट गेट्स डिकम्पोज्ड, ठीक है, ये खुद ही डिकम्पोज कर जाएगा आपके पास, इट गेट्स डिकम्पोज्ड। तो जब डिकम्पोज हो गया अब आपके पास, तो अब ये क्या स्पेक्ट्रा देगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास हमें इतना हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो इसीलिए जो है हम आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम प्रैक्टिकली जो है आपके पास यूज़ नहीं करते हैं फॉर दी डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके लिए हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो ये हुआ आपके पास सारा का सारा बेसिक पार्ट, जिसके बारे में आपको सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या हमारे पास डिफरेंट जो टर्म्स रहती हैं इसके अंदर होती हैं, और क्या हमारे स्पेक्ट्रम होते हैं, किस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं, वेव नंबर, वेव लेंथ, तो इन सब के बारे में आप सभी को जो है वो पता होना चाहिए। तो मैंने आपके पास ये जो लेक्चर बनाया हुआ है बहुत ही सिंपल वे में बनाया ताकि आपके पास इस टॉपिक को आप आसानी से समझ पाओ। तो अगर फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो आपको डाउट लगता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, या डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चलेंगे आपके पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आईआर और एनएमआर के ऊपर आएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।